हाय फ्रेंड्स। आज आप सबके लिए झारखंड जीके का क्लास लेकर पुनः आया हूँ और नेक्स्ट पार्ट है, ठीक है। और आज हम लोग इस क्लास में असुर आदि जनजातियों का झारखंड प्रवेश। कहने का मतलब ये हुआ कि असुर जनजातियों का झारखंड राज्य में कैसे प्रदेश हुआ, कहाँ से आए, ठीक है। इस बारे में बात करने वाले हैं और इसका पूरा विस्तार से देखने वाले हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए आप लोग हम सब मिलकर स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, झारखंड शुरू से झाड़ जंगलों, ठीक है, झाड़ और जंगलों और पहाड़ों से भरा पूरा क्षेत्र रहा है, ठीक है। इसलिए यह जनजातियों की प्रिय स्थली बन सके। समझ गए? कहने का मतलब ये हुआ, जनजाति का प्रिय स्थान झारखंड ही इसलिए बना क्योंकि झारखंड में झाड़ है ना, और जंगल, ये सब का झुंड था, पहाड़ था। समझ गए? ये सब पूरा भरपूर मात्रा में था और है। समझ गए? इसी के कारण से जनजातियों का ये निवास स्थान बना, ठीक है, कह सकते हैं, या फिर स्थल बना और इसमें आकर बसे। झारखंड में जनजातियों का प्रवेश भिन्न भिन्न समयों में हुआ, ठीक है। अगर झारखंड में जनजातियों का प्रवेश की बात की जाती है तो इसमें अलग अलग समय यहाँ पर सभी झारखंडी, आपका बोल सकते हैं आदिवासी जो है, जनजाति जो है, समझ गए, वो अलग अलग समय में आते हैं। आगे देखते हैं। शक्तिशाली प्रजातीय समूह, ठीक है, शक्तिशाली प्रजातीय समूह जैसे अभी आर्य, ठीक है, समूह द्वारा अपने मूल स्थान से धकेले जाने पर ये झारखंड में पहुँचे और यही भिन्न भिन्न क्षेत्रों में अस्थायी रूप से बस गए, ठीक है। आर्य आर्य जो थे, आर्य उसे मूल स्थान से मतलब भगाया गया, कह सकते हैं, ठीक है, धकेला गया और फिर वो झारखंड में आकर भिन्न भिन्न क्षेत्रों में वो अस्थायी रूप धारण कर लिए। अब आगे देखते हैं। असुर, बिरजिया, बिरहोर एवं खड़िया झारखंड की प्राचीनतम जनजातियां हैं, ठीक है। अब देखिए कि झारखंड की प्राचीनतम जनजातियां की बात हो तो कौन कौन आएंगे? खड़िया, असुर, बिरजिया और बिरहोर। और इनमें भी असुर सबसे प्राचीन जनजाति हैं, ठीक है। अगर जब आपके जनजाति की बात आए तो उसमें आपके असुर, बिरजिया, बिरहोर, खड़िया ये सब आए। अगर इसमें भी अगर बात किया जाए कि सबसे पहले इन चारों में कौन आए तो आपका असुर की बात होगी, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। इसके बाद कोरबा, ठीक है, कोरबा भी जनजाति है, का झारखंड में आगमन हुआ। समझ गए? ये सब के बाद आपका कोरबा का आगमन होता है झारखंड में। उनके बाद मुंडा, उरांव, हो जनजातियां बाद की है, ठीक है। उसके बाद आपका मुंडा, उरांव, हो, ठीक है, ये सब हम लोग देखते हैं। ये सब आपका इन सब के बाद में आते हैं। आगे कहता है कि 1000 ईसा पूर्व तक, ठीक है, आप लोग हिस्ट्री में देखेंगे 1000 ईसा पूर्व तक, ठीक है, खेरवारों और संथालों को छोड़कर झारखंड में उपलब्ध प्राय सभी जनजातियां छोटानागपुर क्षेत्र में बस चुकी थी, ठीक है। आप लोग को बता दें कि अगर छोटानागपुर क्षेत्र की बात होता है तो 1000 ईसा पूर्व में बात किया जा रहा है। खैरो और संथाल जनजाति है, ठीक है, खैरवार जो जनजाति है उसका और संथाल को अगर छोड़ दिया जाए तो उसमें से बाकी सभी जनजाति जो है छोटानागपुर पठार में, छोटानागपुर क्षेत्र में बस चुके थे, जो वर्तमान में अभी छोटानागपुर, उत्तरी छोटानागपुर, दक्षिणी छोटानागपुर है। मतलब आप कह सकते हैं कि झारखंड का हम लोग जैसे भौगोलिक में पढ़े थे 80% आपका छोटानागपुर है इसका पूर्व क्लास में, ठीक है। पूर्व मध्यकाल में, ठीक है, क्या कहता है, पूर्व मध्यकाल में चैरो और खेरवार पलामू में तथा संथाल हजारीबाग में आकर बसे, ठीक है। आपका चैरो, खेरवार और आपका संथाल जो है जो पलामू में बसे, ये कब बसे? पूर्व मध्य काल में। याद रखने योग्य बातें हैं, आप लोग को समझ में आना चाहिए, ठीक है।
आकर बसे, जबकि ब्रिटिश काल में संथाल परगना में आकर बसे। समझ गए? ब्रिटिश काल है ना, जिस समय अंग्रेज का समय था, उस समय की बात की जा रही है। संथाली लोग आपका संथाल परगना में आकर बसे। तो अगर आप लोग को क्वेश्चन पूछे कि संथाल परगना में संथाली सब कब बसे, तो आप लोग को समझ में आना चाहिए कि ब्रिटिश काल के समय। समझ गए? चलिए, इस तरह से हम लोग का असुर आदि जनजातियों, ठीक है, का झारखंड में प्रवेश की कक्षा समाप्त होती है। समझ गए? आप आगे ले चलेंगे आप लोग को, और आज फिर हम लोग नए टॉपिक के साथ मिलने वाले हैं इसी क्लास में, और वो हम लोग देखने वाले हैं धार्मिक आंदोलन। ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट है टॉपिक धार्मिक आंदोलन, उस पर बात करेंगे। देखिए, 6ठी सदी ईसा पूर्व में जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ठीक है, यानी कि जैन एवं बौद्ध धर्म आंदोलन हुए। समझ गए? ये याद रखना चाहिए कि 6ठी सदी में कौन सा धर्म की बात होता है? जैन धर्म और बौद्ध धर्म, याद रखने बात है। ठीक है, चलिए, आंदोलन हुए जिसका व्यापक असर पड़ा। क्या है? बहुत बड़े पैमाने में, ठीक है, उसका असर पड़ता है। समझ गए? झारखंड भी इससे अछूता ना रहा। समझ गए? और इस आंदोलन में, जैन और बौद्ध धर्म के आंदोलन में, झारखंड भी प्रभावित हुआ। और बताया जाता है, समझ गए, कि जैन धर्म का, ये टॉपिक हम लोग देख रहे हैं, अच्छा से समझिएगा। जैन धर्म का झारखंड पर गहरा प्रभाव पड़ा। कैसे? देखिए, जैनियों के 23वें तीर्थकार पार्श्वनाथ का निर्वाण 717 ईसा पूर्व में गिरिडीह जिला के, ठीक है, इसरी के निकट एक पहाड़ पर हुआ, जिसका नामकरण उन्हीं के नाम पर पार्श्वनाथ या पारसनाथ पहाड़ पड़ा। समझ गए? अब देखिए कि आपका जो तीर्थकार थे, कौन सा? 23वें, कौन? पार्श्वनाथ। ठीक है, निर्वाण कब किया? 717 ईसा पूर्व में। किस जिला में? गिरिडीह में। समझ गए? और इसका नामकरण जहाँ पर वो पहाड़ में थे, उस पहाड़ का नाम अब क्या पड़ा? पारसनाथ, ठीक है, या पार्श्वनाथ पहाड़। तो ये याद रखने योग्य है। पारसनाथ का पहाड़ी का लंबाई क्या, आपका ऊंचाई कितना है? अगर मीटर में पूछे तो 1365 मीटर, और फीट में पूछे तो आपका 4478 फीट। तो इस तरह से जितना भी हम टिक लगाएं, सभी एग्जाम की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है आप लोग के लिए, और इससे कुछ कुछ क्वेश्चन आप लोग को पूछा भी गया है। समझ गए? तो ये आप लोग को सारा नोट कर लेना चाहिए और दिमाग में होना चाहिए। चलिए, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यह पहाड़ जैनियों के प्रमुख तीर्थ स्थल के रूप में प्रसिद्ध है। किसके? ठीक है, जैनियों के प्रमुख तीर्थ स्थल के रूप में। कहने का मतलब, इस पहाड़ में किस धर्म के लोग आते जाते थे? तो जैन धर्म। ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है। छोटा नागपुर का मानभूम, आज का धनबाद। समझ गए? छोटा नागपुर का मानभूम, आज उसको क्या कहते हैं? धनबाद। जैन सभ्यता और संस्कृति का केंद्र था। ठीक है, धनबाद जो है, मानभूम जो था, जैन, उनका, जैनियों का आपका सभ्यता और संस्कृति वहाँ पर केंद्र था, दिखता है। ठीक है, और वहाँ से सब कुछ संचालन किया जाता था। और इस क्षेत्र के प्रमुख जैन स्थल थे। ठीक है, इस क्षेत्र के प्रमुख जैन स्थल क्या थे? देखिए, पकबीरा, ठीक है, तुई सामा, देवली, पवनपुर, पलमा, अरसा, चर्रा, गोलमारा, बड़म, बलरामपुर, कर्रा, पर्रा, कतरास आदि जो स्थल के नाम बताया जा रहा है आपके जैन धर्म का स्थल के बाद, ये सब आप लोग को अभी जो बतलाएं, ये सब स्थल था। कसाई और दामोदर नदियों की घाटी से मिले, ठीक है, जैन अवशेष धर्म के प्रसार की पुष्टि करते हैं। और पलामू के हनुमान, ठीक है, गांव, जिसको अभी सतपरवा के निकट है, ठीक है, जैनियों के कुछ पूजा स्थल मिले। ठीक है, मतलब यहाँ पर भी जैन धर्म का मतलब वर्चस्व था, विस्तार हुआ था। अब देखिए, सिंहभूम
के आरंभिक निवासी जैन मतावलंबी थे, जिन्हें सरक कहा जाता था। ठीक है, क्या सरक कहा जाता था? अब आगे ले चलते, देखिए सरक सार्वक शब्द का बिगड़ा हुआ रूप है। सार्वक गृहस्थ जैन मतावलंबी को कहा जाता है। समझ गए? गृहस्थ। बाद में हो जनजाति के लोगों ने इन्हें सिंहभूम से निकाल बाहर किया। ठीक है, इन सब को हो जनजाति के लोगों ने, आपको जैनियों को कह सकते हैं, जैन धर्म वाले को सिंहभूम से निकाला बाहर। ठीक है, और एक चीज बता दे, ठीक है, सिंहभूम में, ठीक है, सिंहभूम बेनू सागर में 7वीं शताब्दी में जैन मूर्ति आप लोग को मिला। ये भी नोट कर लीजिएगा, इस बुक में नहीं दिया हुआ था इसलिए अलग से इसको ऐड कर लिया गया है। ठीक है, चलिए अब देखिए आगे लेके चलते हैं आप लोग को हम बौद्ध धर्म। ठीक है, जैसा हम लोग अभी देख रहे थे, 2 धर्म की बात कर रहे थे, जैन कंप्लीट होता है, अब हम लोग बौद्ध धर्म की ओर चलते हैं। बौद्ध धर्म का झारखंड पर गहरा असर पड़ा। ठीक है, बौद्ध धर्म का झारखंड पर गहरा असर पड़ा। अब देखिए कैसे झारखंड के विभिन्न स्थलों से बौद्ध धर्म संबंधित अवशेष मिले। ठीक है, मतलब इसलिए प्रमाण प्रूफ प्रमाण के साथ हम लोग बोल सकते हैं, क्योंकि झारखंड के विभिन्न स्थानों से जो है उनका अवशेष प्राप्त होता है। जैसे मूर्तिया गांव पलामू से एक सिंह शीर्ष मिला है। क्या है? एक सिंह शीर्ष मिला है। ठीक है, जो सांची, ठीक है, जो सांची स्तूप के द्वार पर उत्कीर्ण सिंह शीर्ष, ठीक है, से मिलता जुलता है। और करुआ ग्राम में एक बौद्ध स्तूप मिला। ठीक है, आज का धनबाद जिला बौद्ध धर्म का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। ठीक है, धनबाद के दियापुर, दालमी और बौद्धपुर से कई बौद्ध स्मारक मिले हैं, जिनमें बौद्धपुर और बुधेश्वर मंदिर उल्लेखनीय हैं। ठीक है, इन सब पॉइंट को जो अंडरलाइन किया हुआ है आप लोग को गौर करना चाहिए और इस सबको नोट करना चाहिए, एग्जाम की दृष्टि से सब इम्पोर्टेंट है। ठीक है, घोलमारा पुरुलिया के निकट है। ठीक है, से प्रस्त की एक खंडित बुद्ध मूर्ति मिली। ठीक है, क्या बुद्ध मूर्ति मिलता है? और सूर्यकुंड बहरी के निकट हजारीबाग। ठीक है, देखिए ये भी क्वेश्चन बनता है, सूर्यकुंड कहाँ है? हजारीबाग में है। किस गांव है ना? आपका बरही के निकट में है। से बुद्ध के प्रस्तर मूर्ति मिली। बेलवा दाग ग्राम, अब अगला पॉइंट देखने वाले हैं। बेलवा दाग ग्राम खूंटी, रांची जिला में एक बौद्ध विहार का अवशेष मिला है। ठीक है, अभी खूंटी जिला अलग है, समझ गए, याद रखिएगा। जोना जलप्रपात पहुंचने वाले ढलान से एक बुद्ध प्रतिमा मिली है। समझ गए। कटुंगा ग्राम, बानो रेलवे स्टेशन, गुमला जिला, ठीक है, से एक बुद्ध प्रतिमा मिली है। पटम्बा ग्राम जमशेदपुर से 2 बुद्ध मूर्तियां मिली है। ठीक है, और इचाकगढ़ सरायकेला खरसावां से तारा की मूर्ति मिली है, बौद्ध देवी का, जिसे रांची संग्रहालय में रखा गया है। ठीक है, चलिए इस तरह से अब हम लोग का बौद्ध धर्म समाप्त होता है। अब आप लोग को बता दें मौर्य काल। ठीक है, और मौर्य काल में आप लोग बता दें चंद्रगुप्त मौर्य से स्टार्ट होता है। और चंद्रगुप्त मौर्य का जो शासनकाल रहा 322 ईस्वी पूर्व से 298 ईसा पूर्व। ठीक है, चलिए कहते हैं चंद्रगुप्त मौर्य
ने अपने गुरु कौटिल्य, इनका गुरु कौन थे? कौटिल्य, याद रखिए, रखना है, ठीक है। अन्य नाम कौटिल्य के क्या था? चाणक्य और विष्णुगुप्त की मदद से नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद को पराजित कर, ये याद रखना होगा, कर मगध में मौर्य वंश की स्थापना की। कहाँ पर? मगध में कौन सा वंश? मौर्य वंश की स्थापना की। नंद वंश के शासक विशाल सेना के स्वामी थे, ठीक है। शासक क्या थे? आपका विशाल सेना का स्वामी थे, मतलब उसका मालिक थे। नंदों की सेना में झारखंड के जनजातीय सैनिकों के साथ साथ हाथी भी शामिल थे। समझ गए? क्या क्या था शामिल? आपका हाथी वगैरह सब शामिल था आपका जनजातीय सैनिक के साथ में। और वास्तव में मगध की सैन्य सफलता का एक महत्वपूर्ण कारण इसमें शामिल जनजातीय तत्व भी था। समझ गए? नंद वंश का विनाशक और मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य झारखंड क्षेत्र से परिचित था, ठीक है। कौटिल्य ने अपने ग्रंथ अर्थव्यवस्था में इस क्षेत्र को कुकुट और कुकुट देश कहा है। समझ गए? कौटिल्य, ये भी पॉइंट रखना है याद कि कौटिल्य ने अपने ग्रंथ अर्थशास्त्र में, ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया है, कुकुट और कुकुट देश कहा। कौटिल्य के अनुसार कुकुट देश में गणतंत्रात्मक, ठीक है, शासन प्रणाली थी। जनजातियों को नियंत्रण में रखने, मगध के हित में उनका उपयोग करने तथा मगध के शत्रुओं से उनके गठबंधन को रोकने के उद्देश्य से आटविक नामक पदाधिकारी की नियुक्ति की गई, ठीक है। आटविक नामक अधिकारी का नियुक्ति किया गया। आटविक के अधीन नगाध्यक्ष, वनाध्यक्ष, नागपाल, वनपाल जैसे अन्य अधिकारी भी थे। समझ गए? अब आगे देखते हैं कि मगध से दक्षिण भारत की ओर जाने वाले व्यापारिक मार्ग झारखंड से होकर गुजरता था, इसलिए झारखंड का व्यापारिक महत्व था। कौटिल्य ने लिखा कि, है ना, लिखा है कि इंद्रवानक की नदियों से हीरे प्राप्त किए जाते हैं। क्या? हीरे प्राप्त किए जाते हैं। इंद्रवानक संभवतः इव एवं शंख नदियों का इलाका था। समझ गए? ईव और शंख आपका नदी है, उसी समय का, उसी जगह का इलाका था। चंद्रगुप्त मौर्य के पोते अशोक, जिसका शासनकाल रहा, ठीक है, 273 ईसा पूर्व से आपका 232 ईसा पूर्व, पोते अशोक का यहाँ की जनजातियों पर अप्रत्यक्ष नियंत्रण था, मतलब डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट नियंत्रण था। समझ गए? किसी का द्वारा कह सकते हैं। अशोक के 13वें शिलालेख में अशोक के, आप लोग याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछता है ना, अशोक के समीपवर्ती राज्यों की सूची मिलती है, और जिसमें एक आटविक और आटव था। आटविक प्रदेश बघेलखंड से उड़ीसा के समुद्र तट तक विस्तृत था। समझ गए? उनके बाद इस प्रदेश में झारखंड क्षेत्र भी शामिल था। अशोक द्वारा भेजे गए धर्म प्रचारक दलों में एक आठवीं जनजातियों के बीच भी भेजा गया था, और इस दल के नेता का नाम रचित था। अशोक के पृथक कलिंग शिलालेख 2 में उड़ीसा की सीमावर्ती अविजित, ठीक है, जनजातियों के विषय में कहा गया, उन्हें मेरे लिए धम्म का आचरण करना चाहिए ताकि वे लोक तथा परलोक की प्राप्ति कर सके, और उड़ीसा की सीमावर्ती अविजित, ठीक है, जनजातियों के झारखंड क्षेत्र की जनजातियां भी संकेतिक हैं। ठीक है, बताया जा रहा है कि यहाँ के जनजातियां भी सांकेतिक हैं, और इस तरह से हम लोग का काल आप लोग का वो समाप्त होता है। अब मौर्योत्तर काल हम लोग का स्टार्ट होता है। मौर्योत्तर काल की बात की जाए तो 200 ईसा पूर्व से 300 ईसा
ठीक है, में कई विदेशी आक्रांताओं ने मध्य एशिया होते हुए, कौन सा, मध्य एशिया होते हुए देश के उत्तर पश्चिमी मार्गों से यहाँ आकर अपने अपने राज्य स्थापित किए। समझ गए। और इसके अलावा भारत का विदेशों से व्यापारिक संबंध था। ठीक है, विदेशों से भारत का क्या संबंध था, व्यापार संबंध था, व्यापार करते थे। ठीक है, व्यापारिक संबंध था। अब चलते हैं आगे। और झारखंड भी इससे, ठीक है, इससे अछूता ना रहा। कहने का मतलब झारखंड से भी व्यापार करने लगे और उस चपेट में झारखंड भी आया। और झारखंड में इनकी मौजूदगी में के कुछ साक्ष्य मिलते हैं। समझ गए कि झारखंड भी व्यापार में शामिल था, इससे आपको झारखंड में भी साक्ष्य मिलते हैं। जैसे सिंहभूम में रोमन सम्राटों के सिक्के मिले हैं। कहाँ पर, आपका सिंहभूम में, याद रखने योग्य बात है, जो झारखंड के वैदेशिक व्यापारिक संपर्क की पुष्टि करते हैं। और इसी तरह चाईबासा से इंडो सिथियन सिक्के प्राप्त हुए हैं। कहाँ से, चाईबासा से। अब बिहार में कुषाण सम्राट कनिष्क का छत्रपत वंशफर था। ठीक है, और उसने पुलिंदो को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया। कनिष्क के कुछ सिक्के रांची जिले से प्राप्त हुए। इससे इस क्षेत्र के कनिष्क के नियंत्रणाधीन क्षेत्र होने की पुष्टि होती है। समझ गए। गुप्त काल की बात आप करेंगे, हम लोग उत्तरोत्तर काल देख लिए। अब गुप्त काल में देखिए, कुषाणों के पतन के बाद, ठीक है, प्रयाग और पाटलिपुत्र में, कौन सा, प्रयाग और पाटलिपुत्र में शक्तिशाली गुप्तों का उदय हुआ। समझ गए। और गुप्त वंश का सबसे महान शासक समुद्रगुप्त, ठीक है, 355 से 80 ईस्वी। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त के सामरिक विजयों का वर्णन मिलता है। और इन विजयों में से एक आठवीं विजय थी और बघेलखंड से उड़ीसा के समुद्र तट तक फैले आठवीं प्रदेश। ठीक है, फैले आठवीं प्रदेश थे। में झारखंड क्षेत्र की शामिल था। ठीक है, समझ गए। कहता है झारखंड क्षेत्र की शामिल था। इसमें समुद्रगुप्त ने आठवीं प्रदेश के शासक को पराजित किया। ठीक है, क्या कह रहा है, समुद्रगुप्त ने आठवीं प्रदेश के शासक को पराजित किया और उसके साथ परिचारकृत नीति का पालन किया। और इससे स्पष्ट होता है कि समुद्रगुप्त के शासनकाल में झारखंड क्षेत्र उसके अधीन था। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति के में छोटा नागपुर को मुरुंड देश कहा गया। याद रखिएगा, मुरुंड देश किसके शासनकाल में बोला गया, समुद्रगुप्त में। गुप्त वंश के प्रसिद्ध शासक चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का शासन उज्जैन से लेकर बंगाल तक रहा, है ना, विस्तार रहा। और इसमें झारखंड भी शामिल था, जिसे चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के राजकाल में भारत आए चीनी यात्री फहियान ने कुकुटलाट कहा है। ठीक है, आपका चीनी यात्री फहियान ने कुकुटलाट कहा। ठीक है, और आपका 405 ईस्वी में। समझ गए। गुप्तकालीन पुरातात्विक अवशेषों में उल्लेखनीय है कि महोदी पहाड़, जिसमें आपका हजारीबाग जिला में है, पर पत्थरों को काटकर बनाए गए 4 मंदिर, ठीक है, सतगावा नामक गांव, ठीक है, जो हजारीबाग जिला के हैं, आसपास के बात है, के मंदिर, फिर पिठोरिया जो रांची से उत्तर की ओर स्थित है, के एक पहाड़ी पर स्थित एक कुआं आदि है ना, मिलते हैं। ठीक है,
तो इस तरह से इसमें बताया जा रहा है गुप्त काल में कि आपको क्या क्या अवशेष प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो रांची पोठोरिया में भी आप लोग का एक कुआं है जस्ट पहाड़ का ऊपर में, समझ गए। उसमें भी थोड़ा आपका मंदिर वगैरह टाइप का बना हुआ है, समझ गए, पूजा पाठ होता है। तो आप लोग बता दें कि आज हम लोग क्लास में आपका असुर जनजाति कहाँ से आपको झारखंड में प्रवेश लेते हैं, धार्मिक आंदोलन, मौर्य काल, साथ में आप लोग का मौर्योत्तर काल और गुप्त काल का क्लास हम लोग देखें। और आज की क्लास में बस इतना ही। ठीक है, और आप लोग को तुरंत अगले क्लास लाने वाले हैं इसी तरह से लगातार, समझ गए। और फ्रेंड्स, आप लोग को मैं बोलना चाहता हूँ कि अगर इस क्लास में अच्छा लग रहा है, अगर और भी टॉपिक में कुछ क्लास चाहिए है ना, आप लोग को झारखंड से संबंधित सभी एग्जाम का, तो कमेंट बॉक्स पर लिखिए। ठीक है, और क्लास अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। और उनके बाद इसी तरह से लगातार क्लास आप लोग को जल्दी मिले, इसके लिए आप लोग सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।